भारतीय जनता पार्टी और गोपालगंज की जो राजनीतिक सरजमी रही है भारतीय जनता पार्टी की, परंपरागत सीट मानी जाती है। लगातार यहाँ 2005 से लेकर 2025 चल रहा है। 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनते आए हैं और उस कड़ी में हमेशा एक नाम हर विधानसभा के चुनाव में गूंजता रहा है। वो नाम रहा है अनूप श्रीवास्तव। हमारे साथ अनूप श्रीवास्तव जी हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। श्रीवास्तव जी का स्वागत करेंगे, फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी अभिनंदन। आज गोपालगंज की धरती पे गिरिराज सिंह जी का आगमन हुआ था और उसमें आप लोग भी शिरकत हुए थे। क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है बिहार इलेक्शन को लेकर? देखिए, अभी इलेक्शन का कोई प्लानिंग नहीं चल रहा है। 20 जून को जी इसे सारण प्रमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि पर जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो वर्तमान के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो आ रहे हैं। तो उनकी लोकप्रियता इतनी है कि लोग बहुत उत्सुक हैं जाने के लिए। तो सारे नेता प्रधानमंत्री जी के बातों को पहुंचाने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं, शहर शहर घूम रहे हैं। और उसी में केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता सब लोग लगे हैं। एक ही लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग चले, यशस्वी प्रधानमंत्री की बातों को सुने। और प्रधानमंत्री के आगमन से सारण वासियों के मन में बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि पिछले वैसे 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 56 बार बिहार की धरती पर आए। ठीक है। और पिछले 10 महीनों में ये 7वां दौरा है उनका। और जहां भी जाते हैं वो सौगात की बारिश करते हैं। ठीक है। और मुझे जहां तक जानकारी है, जहां तक मेरा विश्वास है कि सारण की धरती को विकसित करने के लिए, सारण के गरीबों के कल्याण के लिए 9,500 करोड़ की योजना लेकर के आ रहे हैं, जो सारण के लोगों को सौगात के रूप में देंगे। क्या कुछ संभावनाएं हैं? क्या कुछ बदल जाएगा मोदी जी के सारण में आने से? रेल, सड़क, परिवहन और बहुत कुछ। जब वो आएंगे तो जब वो डिटेल्स बताएंगे तब पता चलेगा क्या क्या बदलेगा। काफी बदलाव हुआ है। इसी गोपालगंज में आपको याद होगा, जब हम लोग सांसा मूसा की तरफ से आते थे तो बंजारी पार करने में घंटों लग जाता था। ठीक है। और गोपालगंज के लोगों की यह चिर मांग थी कि यहाँ एक ओवरब्रिज बने, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एलिवेटेड कॉरिडोर देकर के और शहर की सुंदरता को तो बढ़ाने का काम भी किया ही है। साथ ही साथ आज कोई भीड़ नहीं लगती है, कोई जाम नहीं लगती है। गोपालगंज के लोगों को जहां कहीं भी जाना है, जो पश्चिम की ओर से आते हैं, वो एकदम धड़ल्ले से निकल जाते हैं। उनका समय बर्बाद नहीं होता है, जाम में नहीं फंसते हैं। अच्छा, गोपालगंज में सड़कें बेहतर इसलिए बनाया जाता है कि गोपालगंज के लोग यहाँ से आसानी से पलायन कर सके, दिल्ली जा सके, महाराष्ट्र जा सके, बंगाल जा सके, कमाने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए। देखिए, पलायन की जहां तक बात है जी, तो आजादी के बाद से जिन सरकारों ने बिहार में काम किया, वह बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचा। वो यहां से भर भर के मजदूरों को पंजाब, चंडीगढ़, कलकत्ता, बंबई, महाराष्ट्र, ये राजस्थान, यहां सिर्फ मजदूर सप्लायर बना करके इस प्रदेश को रख दिया। 20 वर्षों से तो 20 वर्षों से जब हम आए हैं जी, तो हम काम कर रहे हैं। ये जो विकास की राशि खर्च हो रही है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। कितनी जनसंख्या रुक चुके हैं लोग अभी? देखिए, अब वो कितनी जनसंख्या रुकी है ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना बता सकता हूं कि इस देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग थे, उसमें 27 करोड़ लोगों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने
11 वर्षों के शासन में उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। बात बिहार की करते हैं क्योंकि बिहार विधानसभा का इलेक्शन। तो बिहार की बात, बिहार में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ देखिए, कहीं इसी बिहार में हमारे बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते थे, आज बिल्डिंग चकाचक है। सड़कें हम लोग याद है बचपन में कहते थे, हम लोग नारा लगाते थे कि जब हम बस से चलते हैं कहीं जाते हैं बिहार में, बिहार की सड़कों पर, तो बस का हॉर्न छोड़ के सब बजता है। जब बस का हॉर्न छोड़ के सब कुछ बजता है। अच्छा, जब शिक्षा और ये भी हम लोग कहते थे कि पता नहीं बिहार की सड़क गड्ढा में सड़क है या सड़क पर गड्ढा। अच्छा, जब शिक्षा आज चकाचक सड़कें। अच्छा सर, जब शिक्षा की बात आप कर ही दिए हैं तो शिक्षा पे हम कुछ बातें कर लेते हैं। आज भी आपको बता दें, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, आपके गोपालगंज ही क्षेत्र के विद्यालयों की अगर बात करें, ठीक है, आप ही के विधानसभा क्षेत्र में आता है वो उचका गांव विद्यालय है, ठीक है, उचका गांव ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है दहीभत्ता में। वहां पत्रकारों के ऊपर केस हो जाता है जब वहां की हकीकत दिखाई जाती है। स्कूलों में भैंसे बांधी जाती हैं, ठीक है, स्कूल में गाय चरती है, ठीक है, स्कूल में बंटी बबली और आरएस के बोतल मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब बढ़िया बिल्डिंग बनने का ही क्या मतलब है कि मतलब वहां पे पढ़ाई बढ़िया नहीं हो पा रही है, शिक्षक की तानाशाही है। अगर कोई पत्रकार वहां पे जाता है दिखाने तो पत्रकार के ऊपर केस हो जाता है और उस पर सरकार कोई कड़ी एक्शन भी नहीं लेती है। देखिए, आपकी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन अपवाद में इस तरह का है। नहीं, आप अंतरात्मा से बताइएगा। आप अपवाद में इस तरह का मैं भी देखता हूं। आप यहाँ के जमीनी नेता हैं, ठीक है, मैं देखता हूं, मैं भी विद्यालयों में जाता हूं। कितनी बार विद्यालयों में जाते हैं? विद्यालयों की स्थिति कब देखते हैं? अपवाद में आपने जो कहा मैं उससे सहमत हूं। और उस तरह का कुछ ऐसा भी विद्यालय है जो गांव से बाहर है और वहां तक जो कुछ नशेड़ी लोग टाइप के लोग हैं, कुछ अवांछित लोग हैं, वो अपना अड्डा बनाए हुए हैं, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन उस पर वो संज्ञान में अगर आता है प्रशासन को तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। आपने जो कहा है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर इस तरह की बात है तो मैं प्रशासन से इस पर बात करूंगा। गोपालगंज सदर सीट के आप प्रबल दावेदार हैं, भावी विधायक प्रत्याशी भी हो सकते हैं और विधायक आप यहाँ से बन भी सकते हैं, ठीक है, जैसे मतलब आपके समर्थकों का कहना है, मानना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अन्य विधानसभा के अपेक्षा आपका गोपालगंज क्या विकसित है? तो गोपालगंज में केंद्र सरकार जब से आई है, केंद्र सरकार को छोड़िए, जब से केंद्र सरकार आई है जी, और बिहार की नीतीश सरकार, दोनों मिलकर के डबल इंजन की सरकार ने गोपालगंज में काफी विकास किया है। गोपालगंज में विकास हुआ है। हमारे गोपालगंज में नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। गोपालगंज हमारे जनप्रतिनिधि इस काम को करने में पीछे रहे। सरकार तो काम की है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को जितना सजग होना चाहिए, जितना अग्रेसिव होकर के काम कराना चाहिए, वो नहीं हुआ है। मैं इसको मानता हूँ। आप इसको मानते हैं? बिल्कुल। क्या क्या करेंगे, मतलब आप एक्टिव हो जाएंगे, आप विधायक बन जाएंगे तो गोपालगंज के लिए क्या क्या करेंगे? क्या क्या खांचा है आपके पास? देखिए, गोपालगंज के विकास के लिए मुझे अगर गोपालगंज की जनता ने अवसर दिया तो मेरा सबसे पहला काम, सबसे पहला आक्रमण सड़क से लेकर सदन तक भ्रष्टाचार, ठीक है, दूसरा हमारा है अफसरशाही। ये दो मुद्दा को लेकर के हमारी पहली लड़ाई होगी। उसके बाद फिर विकास की बात मैं करूंगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार और अफसरशाही ये विकास में बाधा है, और जब तक ये दोनों दूर नहीं होगा तब तक विकास की कल्पना करना, विकास की बात करनी, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई जब बात गोपालगंज की कर रहे हैं तो एक और सवाल पूछ ही लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ के, राजेश यादव, उन्होंने बीते दिन एक सवाल खड़ा किया कि जो स्ट्रीट लाइट या फिर जो रोड लाइट लगी हुई है सड़कों पे, ठीक है, वो सक्रिय रूप से चालू नहीं है, ठीक है, जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं, स्माइकर उठाते हैं, नशेड़ी उठाते हैं, और आए दिन गोपालगंज में क्राइम रेट जो है बढ़ते जा रहा है। इस पे आप लोगों की कोई मतलब सक्रिय प्लानिंग है इसको रोकने के लिए या फिर इसको जलाने के लिए, ताकि गोपालगंज अंधेरे में भी अंधकार में ना रहे? मैं उस नेताजी से इतना ही आग्रह करूंगा कि नगर परिषद पर आपके नेता चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हुए, ठीक है, आप उनसे इस काम को करवाइए। नगर परिषद का काम जो मास्क लाइट लगा हुआ है जी, ये सारा नगर परिषद के अंडर आता है, ये उनको कराना चाहिए। सब कुछ सरकार पर थोप दीजिएगा। आप 15 साल शासन में थे, आपने क्या किया? आपने जंगल राज स्थापित किया। वो तो 20 साल पहले का बात है। ठीक है, 20 साल पहले का है ना। तो आज के नौजवान उस जंगल राज की भयावह स्थिति को तो देखे नहीं है,
तो उनको तो बताना पड़ेगा ना कि आज अगर फिर वो आते हैं तो इस बिहार को कहां ले जाएंगे। आज उनका ही देन है कि कोई भी निवेशक बिहार में निवेश करने के लिए आज भी हिम्मत नहीं कर रहा है। 20 वर्षों से लगातार प्रयास हो रहा है, कुछ हुआ है काम, कुछ लोग आए हैं, लेकिन उसे बिहार का विकास नहीं होगा। व्यापक पैमाने पर जब निवेशक यहाँ आएंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, तब जाकर के बिहार का विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगी, नौजवानों को काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तब ना विकसित बिहार होगा, तब ना विकसित गोपालगंज होगा। अच्छा, श्रीवास्तव जी कभी उड़ीसा रह रहे हैं, तो कभी कर्नाटक रह रहे हैं, और कभी छपरा चले जा रहे हैं, तो कभी उस विधानसभा में, तो कभी उस जिला में चले जा रहे हैं। गोपालगंज जो आपका अपना सीट है, ठीक है, 101 गोपालगंज सदर सीट, इसमें कब आप समय दे रहे हैं, जनता के बीच कब जा रहे हैं, कब बर्ताव? मैं लगातार जनता के बीच हूँ। मैं उड़ीसा रहूं, मैं दिल्ली रहूं, मैं हिमाचल रहूं जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। ठीक है। और मुझे याद है जब मैं 8वीं क्लास में अभी एडमिशन नहीं हुआ था जी, 7वीं क्लास का परीक्षा दे करके, और मैं पठन पाठन के लिए जमशेदपुर चला गया था, और वहां मैं 1973 में संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपना सामाजिक काम प्रारंभ किया। फिर कॉलेज के दिनों में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम किया, और जनता पार्टी बनी जब इंदिरा गांधी ने इस देश के लोगों की जो मौलिक अधिकार था वो छीन लिया था। बोलने की आजादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी तानाशाही चला रही थी, और तमाम नेताओं को पकड़ के जेलों में बंद कर दिया था। उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन इस बिहार से चिंगारी निकला और पूरे देश को लपेटे में ले लिया, और इंदिरा गांधी के तानाशाही शक्ति को परास्त करने का काम किया। मैं उस आंदोलन से और सक्रिय हुआ, और आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से निकल करके, और 6 अप्रैल 1980 को मुंबई के शिवाजी स्टेडियम में स्थापना हुआ था। मैं उसमें भी, उस समय जमशेदपुर के सांसद थे रुद्र प्रताप सारंगी, मैं उनके नेतृत्व में, और वहां के विधायक थे जमशेदपुर पूर्वी के दीनानाथ पांडे जी, मैं दोनों के नेतृत्व में मैं मुंबई के स्थापना अधिवेशन में गया था, और तब से आज तक मैं उसे सक्रिय रूप से काम करता हूं। मुझे आज महाराष्ट्र जाना हो, दिल्ली जाना हो, हिमाचल जाना हो, हरियाणा, पार्टी मुझे जो आदेश देती है, छपरा जाना है, सिवान जाना है, बैकुंठपुर जाना है, जो आदेश पार्टी देती है मैं वो काम करता हूं, और मैं अपने को सक्षम मानता हूं। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आप पार्टी के स्थापना सदस्य हैं, ठीक है, और इसलिए इस नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या मतलब हर सीट पे रिपीटेड कैंडिडेट 5 बार 6 बार देना ये पार्टी के लिए उचित है या अनुचित है? क्योंकि एक विधानसभा में या फिर एक संसदीय क्षेत्र में हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता होते हैं, और सबकी जिज्ञासा होती है, सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, ठीक है। ऐसे में अगर एक कैंडिडेट को बार बार रिपीट किया जा रहा है, 5 बार 6 बार 7 बार, ठीक है, 4 बार 3 बार, तो ऐसे में उसका 20 साल 25 साल तो कार्यकर्ता बन के गुजर जा रहा है, ठीक है, फिर उसको मौका कब मिलेगा? देखिए, यह निर्णय प्रदेश नेतृत्व का है। हम छोटे कार्यकर्ता अपनी हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है जी, वंशवाद, परिवारवाद और नेता पुत्रों को टिकट हम नहीं देंगे, इससे परहेज कीजिए आप लोग। हम हार स्वीकार कर लेंगे, लेकिन नेता पुत्रों को टिकट नहीं देंगे, परिवारवाद नहीं चलेगा। वो बात बताइए, वंशवाद और परिवारवाद की बात करते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, आप ही के विधानसभा में आ जाते हैं। सुभाष सिंह जी 5 बार जीते, 6ठी बार उनकी पत्नी उपचुनाव हुआ, उनको टिकट दे दिया गया, क्या ये परिवारवाद नहीं है? देखिए, इसको परिवारवाद नहीं कहा जा सकता है। क्या कहेंगे? ये एक परंपरा है, ये कोई नियम नहीं है जी, संवैधानिक नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन एक बातों से हटिए नहीं, एक परंपरा है जी, कि जो विधायक मरते हैं, जी जी, तो एक क्षेत्र में सहानुभूति होती है। कोई सांसद, विधायक, कोई जनप्रतिनिधि ठीक है, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है असमय, तो थोड़ा सा क्षेत्र की जनता के बीच सहानुभूति होती है, और कुछ परिस्थितियों का भी दोष होता है। तो लगभग हर पार्टियां उनके परिवार से किसी को, विशेषकर उनके विधवा को टिकट देने का काम करती है। तो उस सहानुभूति को एक बार हम, और जो समय होता है, जैसे मान लीजिए सुभाष जी का असमय निधन हो गया,
मुझे काफी दुख हुआ। सुभाष जी को भारतीय जनता पार्टी में मैंने ही लाने का काम किया, अच्छा, उनको पार्टी मैंने ज्वाइन कराया था और उनको टिकट भी दिलवाने में मेरी अहम भूमिका थी। और उनका पहला चुनाव जो था 2005 का, वो अक्टूबर वाला, उसी समय उनको ज्वाइन भी करवाए थे। तो उनका चुनाव भी, मेरे रवि जी वरिष्ठ साथी हैं, पार्टी के नेता हैं, बैठे हैं, जानते हैं, उनका चुनाव पहला मैं जिलाध्यक्ष के रूप में मैं ही लड़ा था, समझ लीजिए। अच्छा, और सुभाष जी बड़ा इज्जत करते थे। बीच में कारण बना, अच्छा। और मुख्य कारण ये बना कि जब मैं उनको दल में लाया था, जी, उसमें हमारा अपना गृह विधानसभा मीरगंज हुआ करता था। ठीक है। लेकिन 9 के परिसीमन में हमारा ब्लॉक है वो कट करके 10 पंचायत आ गया गोपालगंज में, और मैं 10 से दावेदार बन गया। फिर भी सुभाष जी से कभी हम लोग का बिगड़ा नहीं। सुभाष जी बहुत इज्जत करते थे और कहीं मिलते थे तो हम लोग नमस्कारी पाती भी होता था, बहुत बातें भी, व्यक्तिगत बातें भी होती थी। तो कुछ विशेष ऐसा कारण हो गया तो मैं चुनाव लड़ गया था 15 में, लेकिन पार्टी हित में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में मैं बैठ गया। तो सुभाष जी 22 में, 20 के चुनाव में भी उन्हीं को टिकट मिला, और 22 में एक्सीडेंटल कहिए उनको कैंसर हो गया और उनका निधन। आपको बता दें कि हमारे साथ अनूप श्रीवास्तव जी थे। इनसे जब बातें आदमी करने लगता है तो बड़े प्रखर वक्ता हैं, बातें खत्म नहीं होती हैं। हालांकि समय की पाबंदियां भी होती हैं। फिर मिलेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रेस्पेक्ट इंडिया। मैं था सुमित। बहुत बहुत नमस्कार।